तो आज के क्लास का हमारा टॉपिक है मर्चेंट एनालिसिस। जैसे कि हम पढ़ लिए हैं कि सारा टर्मिनोलॉजी हम पढ़ लिए हैं जो भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स का है, जिसमें बहुत सारे एंगल्स थे, नोज रेडियस है ना, फेस, फ्लैंक, सैंक, ये सब उसका क्या था, टर्म था। तो अब है कि उसी टर्म को यूज करके हम यहाँ पर मर्चेंट एनालिसिस, बेसिकली जो है मर्चेंट एनालिसिस मेटल कटिंग का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये एनालिसिस जो बेसिकली बेस्ड है कि इस एनालिसिस के थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट फोर्स निकालते हैं। जैसे कि हम जैसे हीट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाए थे कि बेसिकली 3 जोन होता है वहां पर, एक प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन, सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन, वर्क टूल कांटेक्ट जोन, है ना। तो मतलब ऑल जितने भी वर्क पीस का और ये जो मशीनिंग, जो हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स से हम किसी वर्क पीस का मशीनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर मशीनिंग करने में हमें कितना हमको कटिंग फोर्स होगा, कितना इसमें शियर फोर्स होगा, कितना फ्रिक्शन लगेगा, है ना, कितना हम एनर्जी इसमें देंगे कि ये मेटल को कट करने के लिए ये सुटेबल हो जाएगा। तो इन सब चीजों का एनालिसिस जो है वो में बहुत सारा ऐसे एनालिसिस तो कई लेवल पे किया गया है और बहुत सारे लोगों ने इस पर एनालिसिस किया, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और इफेक्टिव है जो मेटल कटिंग में फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो है मर्चेंट एनालिसिस। ठीक है। मर्चेंट एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो मतलब फिगर दिख रहा है, फिगर में ये क्या है, वर्क पीस है, और ये क्या है, टूल है। ये टूल का क्या है, ये टूल का रेक फेस है। टूल का क्या है, रेक फेस है। और चूंकि यहाँ से अभी ये टूल जो है पहले इनिशियली यहाँ पे था, यहाँ से काटते काटते जो है अब यहाँ पे पहुंच गया है। तो यानी कि इतना ये लेंथ का जो मटेरियल है वर्क पीस का वो रिमूव हो चुका है। तो जो रिमूव मटेरियल होती है उसको हम कहते हैं चिप, है ना। तो वो चिप है ये। और चिप जो है यहाँ पर टूल के रेक फेस के ऊपर से, यहाँ पर टूल के रेक फेस के ऊपर से ये फ्लो करते हुए, मोशन करते हुए आगे की ओर जा रहा है ना। और जबकि ये कटिंग टूल जो है का जो पॉइंटेड है, चूंकि ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स है, तो इसका जो कटिंग पॉइंट है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वो आगे की ओर मूव कर रहा है ना, और वो कट करते हुए जा रहा है, और चिप जो है उसके रेक फेस से जा रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि हम अल्फा अल्फा यहाँ पर क्या है, तो अल्फा बैक रेक एंगल, या सिंपल इसको रेक एंगल भी कहा जाता है। ये क्या है, रेक एंगल अल्फा है। तो अल्फा जो है जो मशीनिंग डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए, और यहाँ से जो रेक फेस जो एंगल बनाता है इसी को हम क्या कहते हैं, रेक एंगल। तो यहाँ पर अल्फा हो गया। उसके बाद जहाँ पर कटिंग पॉइंट होती है और जहाँ से चिप जो है बेंड करता है, यहाँ पर ये जो रीजन होता है ये एरिया का, वो उसका शियर एरिया कहलाता है, शियर रीजन है ये, है ना। लेकिन मर्चेंट एनालिसिस में हम इस शियर रीजन को हम एक प्लेन के रूप में कंसीडर किया। मर्चेंट जो है इस रीजन को एक प्लेन के रूप में कंसीडर किया। ये प्लेन जो है हम देख रहे हैं कि जहां पर चिप बेंड हो रहा है पी पॉइंट पर, और जहां पर ये हमारा कटिंग टूल का टिप है ये दोनों से पास कर रहा है, तो ये एक क्या है, शियर प्लेन है, इसको शियर प्लेन कहते हैं। तो यहाँ जो कटिंग डायरेक्शन का जो है हॉरिजेंटल है, तो ये वर्क पीस के हॉरिजेंटल मोशन में यहाँ टूल है। तो यहाँ जो एंगल बना रहा है शियर प्लेन के द्वारा, जो हॉरिजेंटल से एंगल फॉर्म हो रही है, इसको हम कहते हैं शियर एंगल। यहाँ पर फाई क्या है, वो शियर एंगल है। ठीक है। तो यहाँ से हमको दो एंगल बेसिकली हम फाइंड किए हैं, एक शियर एंगल जो शियर प्लेन बना रहा है, और एक रेक एंगल जो रेक फेस पे बन रहा है।
बाकी एंगल हम क्या करते हैं, अपने ट्रायगोनोमेट्री का इस्तेमाल करके हम बाकी एंगल की वैल्यू को हम यहाँ क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि एक क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये तो यहाँ से यहाँ तो ये शियर प्लेन हो गया ये, है ना। और इस पर यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो ये एंगल फाई है और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो स्वाभाविक है ट्रायंगल का तीनों एंगल 180 होता है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस फाई। ठीक है। और उसके बाद ये जो है तो अल्फा है। और यहाँ पर ये लाइन हम लोग कटिंग डायरेक्शन से यानी वर्क पीस के सरफेस से नॉर्मल ड्रॉ किए हैं। तो ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है ना। तो ये 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन जो है इस रेक फेस के ऊपर खींचते हैं, जो ये पॉइंट बी है। ये भी क्या है, 90 है। और ये क्या है, अल्फा है ना। तो ये अल्फा है। अगर ये हॉरिजेंटल रहता, ये पूरा हॉरिजेंटल रहता, तो यहाँ से यहाँ तक ये फाई है, तो ये भी फाई होता, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बराबर होता है। लेकिन ये अल्फा है तो यहाँ पर ये भी अल्फा है। तो यहाँ पर ये एंगल जो हमको मिल जाएगा वो हो जाएगा फाई माइनस अल्फा। तो इस तरह से हम ट्रायगोनोमेट्री के प्रॉपर्टीज से हम बाकी सारे एंगल को हम यहाँ क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। इसके बाद जो है सिंबल पे चलते हैं। सिंबल को देखते हैं कि कौन सा सिंबल क्या चीज बताता है। तो ये T1 है। T1 सिंबल जो है ये बेसिकली अनकट, ये चिप जो है अभी कटा नहीं है। अभी ये पार्ट जो है वो हमारा वर्क पीस का हिस्सा है। ठीक है, टूल अभी यहाँ तक नहीं पहुंचा है। लेकिन टूल के पॉइंट से हम सीधा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो T1 जो थिकनेस है, इसको हम कहते हैं अनकट चिप थिकनेस। जो चिप अभी कटा नहीं है लेकिन बाद में ये कटने वाला है, तो ये कटने से पहले का थिकनेस है। तो T1 क्या है, अनकट चिप थिकनेस है। जबकि ये जो है चिप जो कट चुका है, उसकी थिकनेस को हम लोग T2 से लेते हैं। तो T2 सिंपल क्या है कि थिकनेस ऑफ चिप आफ्टर कटिंग। कटिंग के बाद जो है चिप का जो थिकनेस होता है T2। तो जनरली जो होता है ये T2 ग्रेटर देन T1 होता है। किस लिए, तो ये इलास्टिक रिकवरी के कारण। ये इसका कारण क्या होता है, इलास्टिक रिकवरी। क्योंकि जिस समय ये कटिंग पॉइंट यहाँ पर काटना स्टार्ट किया था, तो पहले ये इस वर्क पीस को कंप्रेस किया था, है ना। तो ये जो है पहले प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किया होगा वर्क पीस, तब जाके ये कटा होगा। लेकिन जब ये पार्ट कट गया, तब जो है ये अपना जो भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ था, तो उसमें इसकी जो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी, उस कारण से ये इलास्टिक रिकवरी करेगा। तो इलास्टिक रिकवरी करेगा तो इसकी जो लंबाई है चिप का, वो आपको घट जाएगा। जो मतलब ऐसे तो एक्चुअल में यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई जो है वो चिप का लेंथ होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा वो उतना लेंथ रहेगा नहीं। वो इलास्टिक रिकवरी के कारण ये लेंथ थोड़ा छोटा हो जाता है। इस कारण से इसका थिकनेस जो है वो ज्यादा मोटा हो जाता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि चिप थिकनेस जो होता है, जो कटिंग के बाद जो चिप का थिकनेस होता है, वो ऑलवेज, ये हमेशा ऑलवेज याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी पूछ लेता है, ऑलवेज ग्रेटर देन अनकट चिप थिकनेस। जो अनकट चिप है, जो अभी नहीं कटा है, उसके थिकनेस से जो कट चुका चिप है उसका थिकनेस हमेशा ग्रेटर होगा। तो T2 ग्रेटर होगा T1 से। तो मर्चेंट एनालिसिस जो है ये बेस्ड है हमको मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल पर, है ना। ये किस पर, मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल पर। ठीक है, यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिख दिए हैं। तो हम यहाँ से निकालते हैं चिप थिकनेस रेशियो। ठीक है, तो चिप थिकनेस रेशियो जो कहा जाता है वो T1 बाई T2। T1 क्या है, अनकट चिप थिकनेस है, ये अनकट है। और ये कटिंग किया हुआ चिप है, कट चिप है, थिकनेस है। तो T1 बाई T2 का रेशियो जो होता है यही कहलाता है चिप थिकनेस रेशियो। इसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा, क्योंकि T2 क्या है, ग्रेटर है T1 से। इसी का उल्टा होता है चिप रिडक्शन कॉफिशिएंट। इसका रेशियो होता है
T2/T1 का जो रेशियो होता है इसको हम कहते हैं चिप रिडक्शन कोफिशिएंट। ये हमेशा 1 से ग्रेटर होगा क्योंकि T2 ग्रेटर होता है T1 से। ठीक है, चिप थिकनेस रेशियो को हम लोग कटिंग रेशियो भी कहा जाता है, इसीलिए क्वेश्चन में कभी अगर कटिंग रेशियो दे दे तो हम लोग वही बात समझ लेंगे जो चिप थिकनेस रेशियो ही कटिंग रेशियो होता है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे तो इसका मर्चेंट एनालिसिस में पूरा डेरिवेशन है जो कि काफी लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, और वो डेरिवेशन है नहीं, एक्चुअली ये मैथमेटिक्स का पूरा यूज है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग को अब यहाँ पर उतनी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, और ये डेरिवेशन कभी पूछता भी नहीं है ना। इसीलिए हम लोग को एकदम जो लास्ट पॉइंट होता है, कंक्लूजन होता है, सिर्फ हम यहाँ पर उसको देखेंगे, उसकी फॉर्मूला को सिर्फ देखेंगे और उसको याद रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम डेरिवेशन करने की हमें जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ से है कि फाई यहाँ पर क्या है, फाई पहले ही बता दिए कि ये एक शियर एंगल है। ये क्या है, शियर एंगल है। ऐसे जनरली लोग जो है फाई को फ्रिक्शन एंगल याद रखता है ना, अभी तक सिंबल में यूज करते आए हैं। यहाँ गड़बड़ नहीं करना है, यहाँ पर फाई हमारा शियर एंगल का सिंबल है और अल्फा जो है ये रेक एंगल का सिंबल है। ठीक है, तो फाई अल्फा और चिप थिकनेस रेशियो का जो रिलेशन होता है वो आर बराबर, यानी आर को हम चिप थिकनेस रेशियो को आर से ही डिनोट करते हैं। तो ये आर बराबर हो गया साइन फाई बाय कॉस फाई माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला होता है चिप थिकनेस रेशियो आर के मान को निकालने के लिए। ठीक है, अब अगर हमको मतलब अगर हमको निकालना होगा शियर एंगल, अगर हमको निकालना होगा और हमको चिप थिकनेस रेशियो और रेक एंगल दिया हुआ है, तो एक फॉर्मूला जो और रिलेशन में दोनों में आती है वो है टेन फाई बराबर होता है आर कॉस अल्फा बाई 1 माइनस आर साइन अल्फा। इस तरह से हम चिप थिकनेस रेशियो अगर गिवन रहेगा, अल्फा का मान गिवन रहेगा, है ना, और यहाँ से हमको फाई का मान निकालना है, तो हम यहाँ से इस फॉर्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ से भी निकलेगा, लेकिन इसमें ट्रायगोनोमेट्रिक फॉर्मूला फिर इसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर आगे तब जाके ये सॉल्व होगा। तो कंपटीशन में उतनी टाइम रहती नहीं है, हम लोग डायरेक्ट जो है तो यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखेंगे, है ना। इसके बाद जो है L1 हम लोग मान लेते हैं लेंथ ऑफ अनकट चिप, जो चिप अभी नहीं कटा है उसका लेंथ है। W1 विड्थ ऑफ अनकट चिप है। L2 लेंथ ऑफ चिप है जो कट चुका है, और W2 जो है ये विड्थ ऑफ चिप है जो कट चुका है। तो कॉन्स्टेंसी ऑफ वॉल्यूम, अब देखिए वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो मतलब क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम का तो लॉस हो नहीं रहा है। जितना वॉल्यूम जो वर्क पीस का है जो कटिंग हो रहा है, वो कटने से पहले जितना वॉल्यूम है कटने के बाद भी उतना ही वॉल्यूम रहेगा, क्योंकि इसमें तो न तो हम एक्स्ट्रा मटेरियल को ऐड कर रहे हैं और न ही यहाँ से कोई मटेरियल को हम बाहर फेंक रहे हैं। जो भी एनालिसिस है वो हमारा यहीं पे उपलब्ध है। जितना हम अभी कट किए हैं उसका भी मटेरियल वो हमारा अभी यहीं पर उपलब्ध है, वो कहीं गया नहीं है। तो यहाँ पर नेट वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कटने से पहले भी और कटने के बाद भी। तो कांस्टेंसी ऑफ वॉल्यूम से यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा कि वॉल्यूम जो हो जाएगा अनकट चिप का, वो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है एक क्यूबिकल बॉडी का। यहाँ चिप भी कट रहा है, वो क्यूबिकल शेप में कट रहा है, तो उसका लंबाई L1 है, W1 विड्थ है, T1 थिकनेस है। तो L1 W1 T1 ये वॉल्यूम हो गया किसका, अनकट चिप का। अनकट चिप का वॉल्यूम हो गया, और ये बराबर होगा हमारा जो कट चिप है, जो कटा हुआ चिप है, L2 W2 T2। मर्चेंट एनालिसिस के अकॉर्डिंग विड्थ जो होता है, विड्थ वो कांस्टेंट रहता है, मतलब W1 और W2 जो होती है वो बराबर होता है, विड्थ में कोई चेंज नहीं होता है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो L1 T1 बराबर L2 T2। ये एक रिलेशन आ गया लेंथ और थिकनेस के बीच में। तो यहाँ से
हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो T1/T2 जो हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा L2/L1, और यहाँ पर T1/T2 को ही हम लोग क्या कहते हैं, चिप थिकनेस रेशियो। इसको क्या कहते हैं, चिप थिकनेस रेशियो। ठीक है, तो ऐसे भी देखिए चिप थिकनेस रेशियो <1 होता है, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो ये L2/L1 जब R के बराबर है तो, और R हमारा 1 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि L2 क्या है, छोटा है L1 से, है ना। इसका मतलब है कि ये छोटा होने का कारण, जो चिप का लेंथ जो छोटा पड़ गया, उसका कारण वही है इलास्टिक रिकवरी। चिप कटने के बाद इलास्टिक रिकवरी होता है, इस कारण उसकी लेंथ घटती है और थिकनेस बढ़ता है। तो ये एक रिलेशन आ गया, तो इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। अगर हम लोग इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से किसी जैसे लेथ मशीन के ऊपर अगर हम कटिंग कर रहे हैं और डी जो है डायमीटर ऑफ वर्क पीस है, ठीक है, तो यहाँ पर L1 जो हो जाएगा, मतलब एक रिवॉल्यूशन में कितना लंबा चिप कटेगा। तो लेंथ अभी कटा नहीं है, मतलब वो एक सिलिंड्रिकल, यहाँ पर मान लेते हैं जॉब को हम लेथ मशीन के ऊपर फिक्स कर दिए, है ना, और यहाँ पर अभी हम टूल लगाने वाले हैं काटने के लिए। तो अभी इसकी लंबाई अभी कटा नहीं है, तो अभी इसकी लंबाई कितनी है, π×d हो जाएगा, क्योंकि क्या हो गया यहाँ पर d डायमीटर है इस वर्क पीस का, तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा, जो परिमाप होगा, पेरीमीटर होगा सरकमफेरेंस का, वही उसका लेंथ होगा, है ना। तो इसीलिए लेंथ ऑफ अनकट चिप जो होता है L1 बराबर π×d होता है। तो ये कभी कभी क्या होता है कि हमको d दे देता है वर्क पीस का, और L2 का मान और R का भी मान दे देता है, और हमको यहाँ से L2 का मान पूछ देगा कि जो कटा हुआ चिप है उसका लेंथ कितना होगा। तो हम लोग L1 जो है ऐसे π×d के फॉर्मूला से L1 निकाल लेंगे, और R का मान अगर दिया हुआ है तो R का मान ले लेंगे, तो यहाँ से हम L2 का मान जो है वो निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी हमको अराइज हो सकता है। तो ये था मर्चेंट एनालिसिस में चिप थिकनेस। अब हम लोग डिटर्मिनेशन करते हैं कटिंग फोर्स को, कि कटिंग फोर्स को हम कैसे, मतलब कौन कौन से फोर्स है जो मतलब जहां पर कटिंग हो रहा है, मशीनिंग हो रहा है, तो मशीनिंग के लिए कौन कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है और किसका क्या रोल है, वो हम लोग देखते हैं। तो पहले हम सिंबल देख लेते हैं। FC जो हम डिनोट किए हैं, ये कटिंग फोर्स है, मतलब जो फोर्स वर्क पीस को काटने के लिए यूज हो रहा है ना, ये हमारा डिजायरेबल फोर्स है। जो हम वर्क पीस में को काटने के लिए टूल जो हम सेटअप किए हैं, तो हम उस पर फोर्स लगाएंगे तभी ना वो टूल जो है उसको कट करेगा। तो जो जो फोर्स हम एक्चुअल में वर्क पीस को काटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वही हमारा कटिंग फोर्स FC है। FT जो है ये एक थ्रस्ट फोर्स है, ये अनडिजायरेबल है, ये मतलब वर्क पीस पर सिर्फ थ्रस्ट पैदा करेगा, है ना, ये काटने में मदद नहीं करेगा। इसीलिए इसकी वैल्यू जितनी लोअर हो और कटिंग फोर्स की वैल्यू जितनी हायर हो, उतना हमारा अच्छा मशीनिंग प्रोसेस होगा। FS जो है यहाँ पर शियर फोर्स है, ठीक है, इसीलिए सब में सफिक्स लगा दिए। C मतलब कटिंग, T मतलब थ्रस्ट, S मतलब शियर, यानी FS जो है शियर फोर्स अलोंग द शियर प्लेन। क्योंकि जब हम काटने जाते हैं कोई भी वर्क पीस को टूल से, तो वो पहले क्या करता है, शियर होता है ना, शियर करेगा तभी वो चिप अलग होगा। तो वो शियर प्लेन के अलोंग जो फोर्स एग्जर्ट होता है, वो हमारा शियर फोर्स हो गया। NS क्या है, तो फोर्स नॉर्मल टू द शियर प्लेन। शियर प्लेन जो हम लोग अभी मर्चेंट यहाँ पर देख रहे थे एनालिसिस में, कि ये हमारा शियर प्लेन है, और इसके ऊपर कोई भी एक ऐसा लाइन जो इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल हो, 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो उसी वही है हमारा NS है नॉर्मल फोर्स ऑन शियर प्लेन, ठीक है। F सिंपल F जो है यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है। ये फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है, तो रेक फेस पर, जहां से चिप जो है वो आगे की ओर मोशन करता है, चिप जो है रेक फेस के ऊपर से स्लाइड करते हुए जाती है, तो चिप और रेक फेस के बीच का जो
घर्षण है, फ्रिक्शन है, उसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। एन, एन क्या है? नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द रेक फेस। टूल का जो रेक फेस है, जैसे ये हमारा टूल है ना, तो टूल का ये रेक फेस हुआ, तो रेक फेस, तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो रेक फेस के अलोंग ही लगेगा, लेकिन इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग एन से डिनोट किए हैं, है ना। अगर रेक फेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और इस पर नॉर्मल रिएक्शन कोई एन लग रहा है, तो एफ बराबर क्या होगा? म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन बराबर म्यू इंटू एन, तो एन यहाँ क्या है? नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द रेक फेस। यहाँ पर हम फ्रिक्शन एंगल के लिए सिंबल बीटा यूज किए हैं, फाई नहीं। जनरली लोग फाई अभी तक याद रखते आया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे फ्रिक्शन एंगल के लिए सिंबल जो है वो बीटा है। तो जैसे कि हम लोग टेन बीटा जो होता है, टेंजेंट ऑफ फ्रिक्शन एंगल जो होता है, वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, और एफ बराबर होता है म्यू इंटू एन, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? एफ बाई एन। इसीलिए जो है यहाँ पर टेन बीटा जो है टेंजेंट ऑफ फ्रिक्शन एंगल, ये बराबर होता है एफ फ्रिक्शन फोर्स बाय नॉर्मल फोर्स ऑन द रेक फेस, जो एन है एफ बाय एन, यही बराबर है म्यू, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो चिप और रेक फेस के बीच के सरफेस में, कॉन्टेक्ट सरफेस में है वो। तो ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे। अब अगर हमको एरिया ऑफ शियर प्लेन पूछा जाता है, कि जो शियर प्लेन है, जहां पर शियर प्लेन अभी हम फिगर में दिखाए थे, कि यहाँ पर मर्चेंट के अकॉर्डिंग ये जो प्लेन है वो शियर प्लेन कहलाता है। तो शियर प्लेन का अगर हमसे एरिया पूछा जाए, तो शियर प्लेन का एरिया का फॉर्मूला याद रखेंगे, WT1/sin φ। W क्या है? विड्थ ऑफ, अब अनकट चिप ले चाहे चिप का ले, दोनों का ही विड्थ तो सेम ही होता है ना। लेकिन T1 क्या है? अनकट चिप थिकनेस है, अनकट चिप थिकनेस है, तो W भी अनकट ही हुआ। ऐसे भी कट में भी दोनों में तो सेम ही होता है W विड्थ, तो W क्या है? विड्थ है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो एरिया ऑफ जो शियर प्लेन होगा वो WT1/sin φ, फाई जो है शियर एंगल है। तो ये फॉर्मूला होता है किसको निकालने के लिए? एरिया ऑफ शियर प्लेन। अगर हम एज्यूम करते हैं कि टाउ एस क्या है? शियर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। अब स्वाभाविक है कि अगर जब हम कटिंग करने जाएंगे, अगर वहां शियर फोर्स लग रहा है, तो शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा ही, है ना। तो शियर स्ट्रेस बराबर होता है शियर फोर्स बाय शियर एरिया। तो शियर वही टाउ एस को हम मान लिए कि ये शियर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, ठीक है। तो टाउ एस बराबर क्या होगा? शियर फोर्स एफ एस, और शियर एरिया अभी हम लोग यहाँ निकाले हैं WT1/sin φ, तो WT1/sin φ। तो यहाँ से शियर स्ट्रेस जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा FS/sin φ/WT1। तो अगर शियर स्ट्रेस निकालने की जरूरत होगी तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर शियर फोर्स है, इसे हम एक और डायग्राम दिखाना चाहेंगे, है ना। यहाँ पर ये देखिए, मर्चेंट जो एनालिसिस किया है कटिंग फोर्स को, तो जो टूल का कांटेक्ट पॉइंट है, ये हमारा टूल है, ठीक है। टूल का जो हमारा जहाँ पर पॉइंट है, कटिंग पॉइंट है, उस पॉइंट से होकर के ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट से होकर के क्या कर दिया? ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, जिसका नाम कहा जाता है मर्चेंट सर्कल। तो सारे फोर्स को एनालिसिस करने के लिए ये एक पहले सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो फोर्स का जैसा डायरेक्शन है, उस फोर्स को उसी वेक्टर के फोर्स के रूप में, है ना, सबको देखिए, फोर्स का पोजीशन अलग अलग है, फोर्स का पोजीशन क्या है? अलग अलग है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि शियर प्लेन यहाँ है, और एक रेक फेस हमारा यहाँ है, ठीक है। तो रेक फेस पर फ्रिक्शन लग रहा है इधर, फ्रिक्शन, और जो नॉर्मल है एन, एन जो है, एन और एफ, ये दोनों ही जो फोर्स का वैल्यू है, ये दोनों कहाँ लग रहा है? ये रेक फेस पे लग रहा है। और जबकि एफ एस और एन एस जो हम सिंबल लिए हैं, एक शियर फोर्स और एक नॉर्मल फोर्स ऑन शियर प्लेन, ये दोनों इस रीजन का फोर्स है, इस रीजन में लग रहा है। लेकिन मर्चेंट ने क्या किया कि इन चारों फोर्स को एक पॉइंट पे ले जा करके
उसको रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब सबको जो है एक पॉइंट पे ला करके तब एनालिसिस किया, है ना। तो जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एक कटिंग पॉइंट है और ये एक शियर प्लेन गया हुआ है, शियर प्लेन। तो शियर प्लेन के अलोंग ही हमारा क्या लगता है, शियर फोर्स। तो एफ एस जो है वो हमारा इसी लाइन पे लग रहा है, तो ये एफ एस हो गया। ये तो नॉर्मल है, यहाँ पर अल्फा रेक एंगल है, यहाँ पर फाई जो है ये शियर एंगल है। ये एफ सी क्या है, कटिंग फोर्स है। तो कटिंग फोर्स जो भी लगेगा तो वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लगेगा, है ना, तभी ना ये काटते हुए आगे की ओर जाएगा। जबकि थ्रस्ट फोर्स जो है वो उसके परपेंडिकुलर लगता है, कटिंग फोर्स के परपेंडिकुलर थ्रस्ट फोर्स होता है। तो इसको एफ टी, यहाँ पर एफ टी थ्रस्ट फोर्स लिया, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये शियर प्लेन है, ये हमारा शियर प्लेन है। तो शियर प्लेन पर हम नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर इस यहाँ पॉइंट तक लाते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, एन एस, मतलब नॉर्मल फोर्स ऑन शियर प्लेन, ये एन एस हो गया। ठीक है, हम जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लगेगा, रेक फेस के अलोंग लगेगा। तो इस फोर्स को हम क्या करते हैं, ये आगे वेक्टर है, तो फोर्स में वेक्टर को तो हम कहीं भी ले जा सकते हैं, है ना, बिना मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए और डायरेक्शन को चेंज किए हुए। तो हम फ्रिक्शन फोर्स को यहाँ पर एफ का मान ये यहाँ लाइन ले लिया मर्चेंट ने, है ना। और यहाँ पर नॉर्मल नॉर्मल फोर्स एक्चुअली यहाँ पे लग रहा है, ये एन जो है वो ये रेक फेस पर नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर एनालिसिस के लिए यही फोर्स को उठा करके हम क्या कर दिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, यहाँ पर ये एन कर दिए। तो ये एन हो गया नॉर्मल फोर्स ऑन रेक फेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बना, अच्छा अब इन सब का एक रिजल्टेंट फोर्स क्या है, आर, आर क्या है, एक रिजल्टेंट है इन सब का। तो ये रिजल्टेंट फोर्स जो नॉर्मल से बनाता है, यही हमारा बीटा क्या है, फ्रिक्शन एंगल है, ये क्या है, फ्रिक्शन एंगल है ना। तो अब ये सब करने के बाद अब फिर यहाँ पर मैथमेटिक्स का यूज करके और तब जा करके सब फोर्स को मतलब निकाला गया, है ना। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं, यहाँ डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ऐसे ये सब डेरिवेशन से आता है। तो याद रखेंगे कि अगर हमको शियर फोर्स निकालना है एफ एस का मान, तो ये बराबर होता है एफ सी कॉस फाइव माइनस एफ टी साइन फाइव। ठीक है, और एन एस जो है ये भी शियर से ही रिलेटेड है, एफ एस और एन एस दोनों शियर से रिलेटेड है। ये होता है एफ सी साइन फाइव प्लस एफ टी कॉस फाइव। दोनों को याद रखने का तरीका भी है कि देखिए इसमें एफ सी कॉस फाइव है, तो यहाँ पर एफ सी साइन फाइव है। ठीक है, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ प्लस साइन है, और यहाँ पर एफ टी साइन फाइव है तो यहाँ एफ टी कॉस फाइव है। इसमें यहाँ कॉस फाइव होगा तो यहाँ साइन फाइव होगा, इसमें यहाँ साइन फाइव होगा तो यहाँ कॉस फाइव होगा। अब यहाँ पर इसमें माइनस साइन यूज करेंगे, इसमें प्लस साइन यूज करेंगे। ऐसे भी हम यहाँ से फिगर से भी याद रख सकते हैं कि देखिए ये एफ एस का जो लंबाई है, एफ एस का लंबाई हम देख रहे हैं कि कितना छोटा लाइन है, यहाँ पर एफ एस जो है मात्र यहाँ से लेके इतना ही लंबा लाइन है। ठीक है, ये छोटा लाइन है, जबकि एन एस देखिए कितना बड़ा लाइन है, एन एस का लंबाई क्या है, बड़ा है। तो एन एस में प्लस साइन हो जाएगा और एफ एस में माइनस साइन होगा, क्योंकि एक तो ये छोटा लेंथ का लाइन है, एन एस जो है वो बड़ा लेंथ का लाइन है। तो याद रखने का ये भी तरीका है कि अगर फिगर दिमाग में रहा तो हम एफ एस में हम माइनस साइन यूज करेंगे और एन एस में हम यहाँ प्लस साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अगर हमको एफ एस और एन एस में अगर रिलेशन दोनों में देखना है, तो एन एस बराबर होता है एफ एस टेन फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा, ये दोनों के बीच का रिलेशन होता है। तो ये भी फॉर्मूला है, इसको भी ये रट जाएंगे, रट ही जाना है ना। इसके बाद जो है अब हम लोग आते हैं फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के नॉर्मल जो रेट फेस के ऊपर नॉर्मल है वो, है ना। तो यहाँ पर फिर हम लोग देखेंगे कि जो फ्रिक्शन फोर्स का लेंथ है एफ का देखिए लंबाई क्या है, ज्यादा है, एन का लेंथ छोटा है यहाँ पर। तो स्वाभाविक है कि एफ वाला में प्लस साइन का यूज होगा और एन वाला में माइनस साइन का यूज होगा। देखिए एफ एस और एन एस दोनों ही शियर एंगल पे है ना। एफ एस शियर फोर्स है, एन एस भी मतलब शियर प्लेन पर ही नॉर्मल है।
तो दोनों में कहीं ना कहीं शियर का टर्म है, तो इसीलिए उसमें शियर एंगल का यूज होगा। और एफ और एन जो है ये दोनों फ्रिक्शन फोर्स है, तो ये दोनों रेक फेस के ऊपर का इवेंट है। ये दोनों कहाँ का इवेंट है, फ्रिक्शन जो लगता है वो रेक फेस पे लगता है। तो इसलिए एफ और एन में जो एंगल हम यूज करेंगे वो अल्फा यूज करेंगे, है ना। तो हम इसके फॉर्मूला में देख लेते हैं कि देखिए कि यहाँ पर शियर फोर्स था और शियर पर नॉर्मल था, तो दोनों में ही हमारा फाई जो है एंगल यूज हुआ है। और एफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, और एन रेक फेस पर नॉर्मल फोर्स है। तो यहाँ पर क्या होगा, एफ का लंबाई ज्यादा था तो एफ सी यहाँ पर साइन अल्फा है, और प्लस में एफ टी कॉस अल्फा। और एन जो है यहाँ पर एफ सी, यहाँ साइन है तो यहाँ देखिए कॉस हो गया, एफ सी कॉस अल्फा। आप माइनस टर्म यूज करें क्योंकि एन का लंबाई छोटा है, तो एफ टी साइन अल्फा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया फ्रिक्शन का, और ये फॉर्मूला हो गया नॉर्मल फोर्स ऑन रेक फेस का। तो ये चार फोर्स का फॉर्मूला है, इसको हम याद रखेंगे। और अगर हमको फ्रिक्शन एंगल निकालना है तो एफ निकाल लेंगे और एन भी निकाल लेंगे, और टेन बीटा बराबर होता है एफ बाई एन, है ना। ये टेंजेंट ऑफ फ्रिक्शन एंगल हो गया बराबर फ्रिक्शन फोर्स बाय नॉर्मल फोर्स। इसके बाद है और फॉर्मूला है शियर स्ट्रेन। अब जब शियर फोर्स लगेगा, मतलब जिस प्लेन शियर प्लेन पर शियर फोर्स लग रहा है तो वहां पर शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा, शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा तो वहां शियर स्ट्रेन भी होगा, क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है, जहां स्ट्रेस होगा वहां स्ट्रेन भी होगा। तो शियर स्ट्रेन कितना होगा, तो वो बराबर होता है टेन फाइव माइनस अल्फा प्लस कॉट फाइव। फाइव जो है शियर एंगल, अल्फा रेक एंगल। तो ये है शियर स्ट्रेन का। अब है एजम्पशंस। मर्चेंट सर्कल में कुछ एजम्पशंस को हम फॉलो करेंगे तभी जाके इसका हम यूज कर सकते हैं। तो इसके एजम्पशंस के अकॉर्डिंग पहला जो एजम्पशन है वो है कि टूल जो है परफेक्टली शार्प होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसका एज ब्लर हो, वो पूरी परफेक्ट शार्प होना चाहिए। और कह रहा है कि एंड हैज नो कांटेक्ट अलोंग द क्लियरेंस फेस। जो जो मतलब वर्क और टूल का जो कांटेक्ट जोन है ना, नीचे वाला मतलब जो वर्क पीस और टूल जो क्लियरेंस एंगल जहां पर होता है, तो वहां पर टूल और जो है और वर्क पीस में कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, ये चीज है। दूसरा एजम्पशन है कि द सरफेस वेयर शियर इज अकरिंग इज ए प्लेन। ऐसे हम लोग रियल में शियर एक रीजन होता है, मतलब एक एरिया होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मर्चेंट एनालिसिस में वो उसको हम एक स्ट्रेट लाइन मान के उसको हम एक प्लेन का रूप मानेंगे कि वो क्या है, एक शियर एक प्लेन है। इसके बाद है कि टूल का जो कटिंग एज होना चाहिए वो एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ताकि जो भी जनरेट करे वो प्लेन सरफेस है ना, वो प्लेन सरफेस हो, और वर्क जो है मूव्स पास्ट इट, और वो आगे की ओर बढ़ते जाए और वो प्लेन सरफेस होते जाए। ऐसा ना हो कि रफ सरफेस ना बने, स्ट्रेट एज होना चाहिए। चिप जो है डज नॉट फ्लो टू आइदर साइड। चिप जो है, जो भी चिप बनेगा वो रेक फेस के ऊपर से ही फ्लो करेगा, कहीं भी इधर उधर से फ्लो नहीं करेगा, ये भी एजम्पशन मानते हैं। अगला एजम्पशन है कि अनकट चिप थिकनेस जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। जो T1 है, T1 जिसको हम सिंबल में यूज किए हैं, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा ना है कि टूल को हम आगे बढ़ाएं तो कहीं थिकनेस कम हो गया, कहीं थिकनेस ज्यादा हो गया, वो नहीं। टूल जो है एकदम हॉरिजेंटल लाइन पे कट करते हुए जाना चाहिए, ताकि अनकट चिप थिकनेस जो है पूरे में कांस्टेंट हो। इसके बाद जो विड्थ, टूल का विड्थ होना चाहिए वो ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ द वर्क। जिस वर्क को हम काट रहे हैं, जहां पर हमारा कटिंग एज उसको कट कर रहा है, तो जितना चिप का जो विड्थ बन रहा है उसका चिप का विड्थ से टूल का जो विड्थ होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए। उसके बाद है कि नेक्स्ट एजम्पशन है कि एक कंटिन्यूअस चिप इज प्रोड्यूस। यहाँ पर चिप कैसा हो, कंटिन्यूअस हो, नॉट डिसकंटिन्यूअस, है ना। यानी कि चिप कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और बिना कोई बिल्ट ऑफ एज का, उसमें बिल्ट ऑफ एज जैसी घटना न हो। कटिंग जो है वो ऑर्थोगोनल होना चाहिए, ऑब्लिक नहीं। कटिंग कैसा हो, ऑर्थोगोनल। उसके बाद अगला एजम्पशन है कि वर्क मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वर्क जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे।
उसके बाद है कि द स्ट्रेस ऑन द शियर प्लेन आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उस शियर प्लेन पर वो पूरे प्लेन के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। तब जाकर के अगर हमको यहाँ पर कटिंग फोर्स की मान निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला है एफ सी बराबर होता है एफ एस। एफ एस क्या है? शियर फोर्स। शियर फोर्स एफ एस कॉस बीटा माइनस अल्फा बाय कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा। 5 शियर एंगल, बीटा फ्रिक्शन एंगल, अल्फा रेक एंगल। वही एफ टी जो है ये बराबर होगा एफ एस, सेम चीज होगा, सिर्फ यहाँ कॉस है तो यहाँ साइन हो जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। तो एफ एस साइन बीटा माइनस अल्फा बाई कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा, ये होता है एफ टी थ्रस्ट फोर्स के मान। अब अकॉर्डिंग टू द अर्नेस्ट मर्चेंट थ्योरी से अगर हमको पूछता है कि तीनों एंगल के बीच का रिलेशन जो होती है वो होता है 2 प्लस बीटा माइनस अल्फा बराबर पाई बाय 2। 5 शियर एंगल, बीटा फ्रिक्शन एंगल, अल्फा रेक एंगल। तो 2 प्लस बीटा माइनस अल्फा, ये तीनों का जो यहाँ पर क्वांटिटी है ये बराबर होना चाहिए पाई बाय 2 का। तो यहाँ से कोई भी दो गो दिया रहेगा तो एक का मान हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कहेगा कि अकॉर्डिंग टू ली एंड साफर्ट थ्योरी, तो ये जो है बेसिकली स्लिप लाइन फील्ड थ्योरी का यूज करता है और वो हमें अभी यहाँ जानना जरूरी नहीं है, हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन पॉइंट पे आते हैं। इसके अकॉर्डिंगली जो है तीनों का यहाँ रिलेशन जो होता है वो 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा बराबर 45 डिग्री का होता है। तो हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको क्वेश्चन में डिफाइन कर देगा कि अर्नेस्ट मर्चेंट से निकालने के लिए कहेगा फाई का मान या फिर ली एंड सेफर से कहेगा, तो इन दोनों रिलेशन को हम याद रखेंगे। ठीक है। इसमें कहता है कि इसमें बेसिकली थ्योरी जो यूज किया गया वो प्लास्टिसिटी थ्योरी यूज करके और तब जाके ये रिलेशन निकाला है 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा बराबर 45 डिग्री। और जबकि उसमें जो अर्नेस्ट मर्चेंट में तो मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल यूज होता है ना। तो ये चीज है इसमें। उसके बाद वेलोसिटी ट्रायंगल में हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि वीसी क्या है, चिप का वेलोसिटी है, वी एस शियर प्लेन के अलोंग वेलोसिटी है और वी जो है कटिंग वेलोसिटी है। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बनाते हैं तो ये वी सी चिप वेलोसिटी हो गया, वी एस जो है यहाँ पर शियर वेलोसिटी और वी जो है कटिंग वेलोसिटी। ये एंगल होता है फाई और यहाँ पर ये एंगल अल्फा, तो ये पूरा एंगल 90 माइनस फाई, क्योंकि ये 90 है और ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई, और ये एंगल अल्फा है और ये एंगल 90 माइनस अल्फा है क्योंकि ये भी 90 है। तो बाय साइन रूल से, यहाँ से साइन रूल से हम लोग भी बाय क्या हो गया, साइन 90 माइनस 5 प्लस अल्फा बराबर वी एस बाय साइन 90 माइनस अल्फा बराबर वी सी बाय साइन 5। ये रिलेशन होता है वेलोसिटी का। ठीक है। कटिंग पावर निकालना हो गया तो कटिंग फोर्स गुने कटिंग वेलोसिटी, शियर पावर निकालना हो गया तो शियर फोर्स गुने शियर वेलोसिटी, फ्रिक्शन पावर निकालना हो गया तो फ्रिक्शन पावर इंटू चिप वेलोसिटी। टोटल कटिंग पावर निकालना है तो वो बराबर होता है शियर पावर प्लस फ्रिक्शन पावर के। तो एफ सी इंटू भी कटिंग पावर है, एफ एस इंटू भी एस शियर पावर है, एफ इंटू भी सी फ्रिक्शन पावर है। तो यहाँ पर फिर मटेरियल रिमूवल रेट निकालना है तो ये W विड्थ हो गया, T1 थिकनेस हो गया और V कटिंग वेलोसिटी हो गया, जहाँ पर कटिंग वेलोसिटी जो होता है पाई डी एन बाय 60 होता है। तो इस तरह से हम लोग मर्चेंट एनालिसिस करके सारे क्वांटिटी का मान निकालते हैं।